और आज के इस सेशन के कीनोट्स एड्रेस जिनका होना है डॉक्टर मुशफिक आलम साहब भी तशरीफ फरमा है। मैं डॉक्टर मुशफिक आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने बहुत ही अहम ख्यालात का इजहार फरमाएं। थैंक यू शामुद्दीन साहब। इस इनॉग्रल सेशन की अध्यक्षता कर रहे सफदर इमाम काजी साहब, भागलपुर से आए हुए मुंगेर यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के हेड शाहिद नजमी साहब, मारवाड़ी कॉलेज से आए हुए संजय जायसवाल जी, डॉक्टर पंकज जी और सामने बैठे हुए लेडीज एंड जेंटलमैन। ये कॉन्फ्रेंस नहीं, ये सेमिनार होगा। इसकी इत्तला 3-4 दिन पहले शामुद्दीन साहब ने मुझे दी और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी बात रखिए। तो एक परसेप्शन था मेरे शहर में कि इस तरह के सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस में जब हम एड्रेस कर रहे होते हैं खाका तैयार रहता है कि दिमाग में कि ऐसी क्राउड होगी, ये होगी, तो यहाँ थोड़ा सा अलग है। तो मैं जितनी बातें बोलना चाह रहा था उसमें थोड़ी सी मुझे तब्दीली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मिला। एजुकेशन या तालीम की इम्पोर्टेंस की बात अभी शामुद्दीन साहब कर रहे थे इकरा के हवाले से। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक हदीस कोट करना चाहूँगा और ये हदीस का सोर्स है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है अस्मा अफसरुद्दीन, इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर है। उन्होंने एक किताब लिखी, किताब का टाइटल था फर्स्ट मुस्लिम्स। फर्स्ट मुस्लिम्स और उस किताब में उन्होंने एक हदीस को कोट किया है। हदीस ये है कि द इंक ऑफ द पेन ऑफ अ राइटर इज मोर सैक्रेड देन द ब्लड ऑफ अ मार्टिर। यानी एक राइटर, ये जो लिखने वाले हैं, चाहे वो सहाफी हो, एकेडमिशियन हो, जो भी हो, उनके कलम की जो इंक की रोशनाई की पाकीज़गी एक शहीद के खून से ज्यादा है। ये हदीस है और इसके बाद कुछ कहने को नहीं बच जाता कि तालीम की क्या अहमियत है। और फिर दुनियावी मामले में अगर आपको ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, मॉडर्नाइज करना है, तो सिर्फ तालीम एक वाहिद जरिया है जिसके जरिए आप जल्दी से जल्दी सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और इसी सिलसिले में एक नोबेल लॉरिएट हुए हैं जिसका नाम है J.K. गालब्रेथ। वो कहते हैं कि एजुकेशन एंड पॉवर्टी आर इनकम्पैटिबल, यानी गुर्बत और तालीम साथ साथ नहीं रह सकती। तो तालीम अगर आपके पास है तो गुर्बत को जाना ही पड़ेगा। इस तरह से तालीम का सीधा सीधा स्टेटस आपके ताल्लुक आपके स्टेटस से रेसिप्रोकल, चाहे वो मजहबी मामलात में हो या दुनियावी मामलात में हो। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो फिर आप माजूर हैं, आप हैंडीकैप। अब मैं आना चाहता हूँ इस सेमिनार के टॉपिक पर, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट इश्यूज है, कंसर्न्स इन इम्प्लीमेंटेशन। इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या हैं, इस पर आने के पहले और आज के दिन में क्या इश्यूज और क्या कंसर्न्स हैं इस एक्ट से रिलेटेड, इस पर बात करने के पहले मैं उस वक्त की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। वो पीरियड है 2000 का। 2000 में यूनाइटेड नेशंस ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको हम शॉर्ट में MDGs बोलते हैं, अडॉप्ट किया।
उसमें 8 टारगेट्स थे, 3 के 8, और उस 8 में पहला टारगेट था इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर, यानी दुनिया से भूखमरी और गुर्बत का खात्मा करना, पहला टारगेट था। और दूसरा टारगेट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बुनियादी तालीम है एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको यूनिवर्सलाइज कर देना। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी must have access and achieve elementary education. India was one of the signatories to that Millennium Development Goals. और Millennium Development Goals का जो पीरियड रखा गया वो 2000 से 2015 तक, और तब क्योंकि इंडिया इस Millennium Development Goal का सिग्नेटरी था, इसलिए इंडिया को एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन यूनिवर्सलाइज करना एक ऑब्लिगेशन था अंडर द प्रोविजंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और इसी सिलसिले में, और ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बाद में चलकर 2015 में जब इसका पीरियड खत्म हो गया तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ट्रांसफॉर्म कर गया, जो 2015 से 2030 तक का इसका पीरियड है। और इसमें टोटल 17 पॉइंट्स हैं, जिसमें से पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। अब मैं इसको एक छोड़ता हूं। तो यूनाइटेड नेशंस के वन ऑफ द सिग्नेटरीज टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाते ये इंडिया पर एक ऑब्लिगेशन आयद हुई, एक ड्यूटी आयद हुई कि ये एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करें। तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट पे आई, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज टू दैट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और इस सिलसिले में इस चीज को यूनिवर्सलाइज करने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस डालने थे, और सन 2000 में 86वां अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 86, और 86 अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 आर्टिकल इंसर्ट करे गए और एक आर्टिकल के कंटेंट को बदल दिया। एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया 21A, और 21A में ये प्रोविजन किया गया कि स्टेट शेल प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन हु आर नॉट लेस देन 6 इयर्स एंड नॉट मोर देन 14 इयर्स। यानी अभी स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसको कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। और जब स्टेट किसी चीज को कंपल्सरी करेगा तो कॉरोलरी रिलेटेड टू इट दैट इट वुड बी फ्री, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो अब ये 6 साल से 14 साल के बच्चों के बीच का जो राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये फंडामेंटल राइट हो गया, समथिंग दैट बिकम एसेंशियल। दूसरी, इन्होंने आर्टिकल 51A के इंसर्ट किया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर। इसके जरिए इन्होंने ये कहा कि हर गार्जियन और पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन पाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट हो गया, गार्जियन के लिए फंडामेंटल ड्यूटी हो गई कि आपकी जिम्मेदारी हो कि आप बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो बच्चा एजुकेशन ले सके। और तब इसमें आर्टिकल 45 के कंटेंट को ही बदल दिया। आर्टिकल 45 का जो कंटेंट 52 के कॉन्स्टिट्यूशन में था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 10 साल बाद स्टेट 6 साल से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, वो जस्टिस से बोलेगा। अब उसमें क्या कहा, जो 86 अमेंडमेंट में उसमें बदलाव लाया, तो उसमें कहा
कि स्टेट shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they come to the age of 6 years. और 6 साल से 14 साल एलिमेंट्री एजुकेशन और 6 साल तक क्या चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। और आप देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बच्चे को 1 साल की उम्र से लगभग वहाँ आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और 6 साल तक वो आपका केयर करते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बाद आए हैं। लेकिन एक डिबेट है और खास करके पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स के बीच डिबेट है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों ने या उस वक्त की जो शुरुआती दौर की सरकारें थी उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन को और प्राइमरी हेल्थ को नेग्लेक्ट क्यों किया? उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं इसको इंक्लूड किया फंडामेंटल राइट्स? इसको लेकर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो वन ऑफ द अर्लीस्ट एनालिस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, मायरन वीनर, जो पॉलिटिकल साइंस जो लोग पढ़ते हैं नाम सुने होंगे और जो लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हैं वो यकीनी तौर पे नाम नहीं जानते। तो उन्होंने सरकार की इस चीज को जो उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन को और प्राइमरी हेल्थ को नेग्लेक्ट किया, इसको कहा कि दिस इज द एक्सक्लूजनरी माइंडसेट ऑफ इंडियाज अपर कास्ट रूलिंग एलिमेंट्स। कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन है, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, हायरार्की है। और मायरन वीनर कहते हैं कि जो अपर क्लास रूलिंग एलिट्स इंडिया के रहे हैं ये उनके कास्ट प्रिजुडिस और एक्सक्लूशनरी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मैं उससे रिफर इसलिए करता हूँ कि शुरुआती दिनों में इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा था स्टेट को और इंडियन स्टेट के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो चारों तरफ हर काम को एक साथ अंजाम देता। तो कहीं ना कहीं उन फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मैनेजर्स ऑफ द अर्लियर गवर्नमेंट्स के दिमाग में ये चल रहा था कि पहले हम नेशन को तरक्की के रास्ते पे पुश कर रहे हैं, हमारे पास एडिक्वेट वेल्थ आ जाएगा तो फिर हम इसको फंडामेंटल राइट्स पे लेकर आएंगे। इसलिए उन्होंने 10 साल का वक्फा ओरिजिनली दिया। उसके बाद मैं आता हूँ आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट के मेन प्रोविजंस पे कि इस एक्ट ने कौन कौन से प्रोविजंस किए जो नए थे और पहले से अलग थे और बच्चों को एजुकेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले। तो पहली चीज इन्होंने ये करी कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए कंपल्सरी कर दी एजुकेशन, फ्री कर दी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इससे पहले ये फंडामेंटल राइट्स पे का चैप्टर में देखा, कैथोलिक प्रिंसिपल्स में था और फंडामेंटल राइट्स में। दूसरी बात इन्होंने इस एक्ट में तय करी कि कोई भी स्कूल या जो प्राइवेट स्कूल से पर्टिकुलरली वो कैपिटेशन फी नहीं लेगा और बच्चों के एडमिशन के लिए स्क्रीनिंग नहीं होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अभी भी जिनके बच्चे शहरों में मिशनरी स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि अभी भी क्या क्या होता है। तीसरी बात इन्होंने ये की कि एज एप्रोप्रिएट एडमिशन, यानी सपोज कीजिए कि 6 साल से 14 साल का इन्होंने टाइम फ्रेम रखा। मान लीजिए कि 10 साल की उम्र में कोई बच्चा स्कूल पहली दफा इन करता है तो 10 साल की उम्र में तो क्लास 1 में उसको देगा नहीं, तो उसके उम्र के लिहाज से और उसकी जो एबिलिटी है उसके लिहाज से उसको जॉब कराएगा। इसी को कहा गया एज एप्रोप्रिएशन एडमिशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई कि जो भी अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको 25% सीटें रिजर्व करनी होंगी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए। ये वर्ड है एक्ट में, ये वर्ड है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो जो 86 अमेंडमेंट हुआ था उस अमेंडमेंट के प्रोविजंस को जमीन पे लाने के लिए
राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हुआ 2009 में और 1 अप्रैल 2010 से वो इम्प्लीमेंट हुआ। उसी के प्रोविजंस को मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद इस एक्ट ने क्या क्या कहा कि देयर वुड बी नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी भी बच्चे को उसी क्लास में हेल्ड अप नहीं किया जाएगा। ये 2009 का एक्ट था, 10 में इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन 8, 9 या 10 साल में जब इसके रिपरकशंस आने लगे तो निगेटिव फीडबैक है। तो फिर उस एक्ट में 2019 में बदलाव किया और फिर 2024 में गैजेट नोटिफिकेशन हुआ और ये कहा गया कि क्लास 5 और क्लास 8 में एनुअल एग्जाम्स होंगे। अब तक कोई एग्जामिनेशन नहीं, एक क्लास में आप एडमिशन लीजिए, क्लास 8 तक बिना एग्जाम के, बिना आपके एबिलिटी के भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने रियलाइज किया, सिस्टम को चेंज किया कि नहीं, क्लास 5 में और क्लास 8 में एग्जाम होंगे, रेगुलर बेसिस पे एनुअल एग्जाम। जो फेल कर जाएगा उसको रिमेडियल कोचिंग दी जाएगी। और आप स्कूल्स में देखते होंगे बीच में कि शाम में 5 बजे 6 बजे कुछ टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, वो रिमेडियल टीचिंग की कोचिंग। और उनको रिमेडियल कोचिंग के बाद उनको 2 महीने के बाद, जिस दिन 2 महीना पूरा हो जाएगा, वो दिन उसका फिर एग्जाम होगा। फिर एग्जाम होने के बाद अगर वो प्रमोट हो जाता तो ऑलराइट, अगर फेल करता, प्रमोट नहीं होता है, तो स्कूल मैटर को रिफर कर देगी स्टेट गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि वो बच्चा आगे प्रमोट होगा कि नहीं। तो ये बदलाव 2019 में एक्ट में किया गया और गैजेट नोटिफिकेशन के बाद ये 2024 से लागू हुआ। उसके बाद कब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या एक्ट ने छोड़ दिया कि आपको इस पॉलिसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम्स नहीं हो, क्लास 1 से 8 तक लगातार बच्चा प्रमोट होता रहे, तो दैट इज नॉट द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। लेकिन एक्ट ने वो प्रोविजन किया। उसके बाद टीचर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, बच्चे को जो पढ़ाने वाले रिसोर्स पर्सन होंगे, टीचर्स होंगे, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उनका ट्रेनिंग कैसे होगा, इस चीज को डिटरमाइन किया गया है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की गई जिसको कहते हैं PTR, पीपल प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल टीचर्स रेशियो, कितने बच्चे पे कितने टीचर होंगे। और इस एक्ट ने प्रोविजन किया कि 30 बच्चे पे 1 टीचर होगा। ये अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी डिसीजन है। उसके बाद मतलब ये क्या कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, क्लासरूम्स आएंगे, टॉयलेट्स आएगा, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। उसके बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी का इंतजाम होगा और साथ ही साथ वहाँ पे प्ले ग्राउंड होगा। ये सारी फैसिलिटीज ये एक्ट प्रोवाइड करता है। अगर कोई स्कूल समग्र शिक्षा अभियान के तहत चल रहा है, वहाँ अगर बच्चों को ये फैसिलिटीज नहीं है तो ये उनके राइट्स का वायलेशन है। आप मैटर को रेज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ इस एक्ट ने फिजिकल पनिशमेंट पे, मेंटल टॉर्चर पे पाबंदी लगा दी। अब बच्चे को पढ़ाने के लिए, आप डराने के लिए उसके साथ मारपीट। ये बात और है कि हमारे उस्तादों ने हम लोगों पे कितनी पंछियां तोड़ी होंगी, हमको भी याद नहीं। और आज कहीं ना कहीं वो मार हमारे इस काबिलियत को निखारने में रोक लेती है। लेकिन आज के दिन में कानूनी तौर पे पाबंदी लगी हुई है कि बच्चों को आप मारपीट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको कानूनी कार्रवाई। उसके अलावा एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जिसके बच्चे पढ़ेंगे, उसमें से कुछ गार्जियंस, उसमें उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करा हुआ है, उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में देंगे। और उसके साथ साथ स्कूल को रिकॉग्निशन मिलेगा और स्कूल की लीगल बैकिंग होगी। ये सारे तो एक्ट के प्रोविजंस हैं।
लेकिन ये एक्ट जब जमीन पे उतरता है तो क्या इश्यूज है, क्या कंसर्न्स है, जो सेकंड थीम है आज के सेमिनार का, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। पहली चीज इन्होंने क्या किया कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपल्सरी। हमारे जुवेनाइल एक्ट में बच्चे की उम्र कितने साल तक मानी जाती है? 18 साल के बाद एडल्ट में 18 साल की। और क्लास 8 तक आपको कोई डिग्री भी नहीं मिलती। 10th बोर्ड पास करते हैं तो मैट्रिकुलेशन की डिग्री मिलती है। तो मेरा मानना है, और मैं आपके जरिए यहाँ पे अगर कोई मीडिया का आदमी उसके जरिए या इस फाउंडेशन के जरिए मैं गवर्नमेंट तक ये खबर मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को आप 6 साल से 16 साल तक करिए, 14 साल का कैप हटाइए, और क्लास 8 का जो कैप आपने डाला हुआ उसको मैट्रिक तक ले जाइए। तो अगर वो मैट्रिक तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बैनर तले पढ़ लेता है तो उसके बाद उसके लिए पूरी दुनिया, पूरी आसमान की तरह वो 11-12 कर सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है, कैरियर्स में अलग अलग ऑप्शंस को वो चूज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि 1952 के कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में 6 से 14 साल का जो एक कैप डाला था, उस कैप को उन्होंने रिटेन किया, जबकि इसको रिटेन करने की जरूरत नहीं थी, इसको 16 साल तक करने की जरूरत है। पहली चीज इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे और एजुकेशन का अगर रियल फर्स्ट स्टेज बेनिफिट चाहे रेसिपिएंट्स तक हो तो ये एज 6 साल से 16 साल होनी चाहिए, और मैट्रिकुलेशन तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए कि जब वो स्कूल छोड़े तो कम से कम उसके पास एक सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन की हो। दूसरी बात, जब आप लड़कियों को स्कूल भेजेंगे 16 साल की उम्र तक, तो मोटा मोटी 12-13 साल की उम्र तक लड़कियों में प्यूबर्टी आ जाती है, बालिग हो जाती है लड़की। कहीं कहीं तो और ज्यादा अगर फास्ट फूड पे पल रही है बच्चियां तो 8-10 साल की उम्र तक उस तरह के टेंडेंसी इन्होंने सेपरेट बॉयज और गर्ल्स का एग्जाम इस एक्ट में किया, लेकिन वो उसका हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन होना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए स्कूल कमेटी को या तो ऑथराइज किया जाए या मास्टर को ऑथराइज किया जाए कि किसी स्कूल में स्वीपर का कोई पोस्ट नहीं, किसी स्कूल में स्वीपर का कोई पोस्ट नहीं, हर स्कूल में एक स्वीपर, लेडी स्वीपर का पोस्ट होना चाहिए। जो आप इसको नोट करिए, जो मीडिया के लोग हैं उसको नोट करिए, एक लेडी स्वीपर का पोस्ट होना चाहिए हर स्कूल में, जो कम से कम बाथरूम और टॉयलेट्स को क्लीन रखे और उसका हाइजीन को मेंटेन करे। और मैंने ये कहा कि 10-12 साल तक हमारे बच्चों में प्यूबर्टी आ जाती है, बालिग हो जाती है लड़की, इसीलिए हर स्कूल में सैनिटरी नैपकिन की वेंडिंग मशीन होनी चाहिए हर स्कूल में। आज कुछ यूनिवर्सिटीज में है, जेएनयू में है, जामिया में है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में है। तो जब आप लड़कियों को 16 साल की उम्र तक आप स्कूल में पढ़ाएंगे तो उनके हाइजीन का ख्याल होना चाहिए, उनके बायोलॉजिकल सिस्टम के फीचर्स का कंसिडरेशन होना चाहिए। तो मेरा ये सुझाव है सरकार से, मैं मांग करता हूँ आपके जरिए कि हर स्कूल में एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन होनी चाहिए, ताकि लड़कियां उन खास दिनों में भी स्कूल अटेंड कर सके जब उनको परेशानी हो। दूसरी बात, तीसरी बात जो इस एक्ट में कहा कि नो कैलकुलेशन फी और नो स्क्रीनिंग, आप बड़े बड़े स्कूल्स का पता कर लीजिए जो नॉन एडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो आपको कैपिटेशन फी वाइट मनी के तौर पे नहीं लेती है, बैक डोर से लेती है। इस पर सरकार को हॉलिस्टिक कंट्रोल होना चाहिए कि किसी भी सूरत में जायज नाजायज तरीके से वो कैपिटेशन फी ना ले। आपने एक्ट में बना दिया प्रोविजन कि नहीं लेगा, लेकिन वो किसी दरवाजे को ले रहा है और आपने उसको चेक करने का कुछ मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया, तो वहाँ कुछ मैकेनिज्म डेवलप करने की है। और स्क्रीनिंग बच्चों की नहीं, वो भी एक्ट बोलता है, लेकिन बच्चों की स्क्रीनिंग होती है। हमारे बच्चे सेंट जोसेफ माउंट में पढ़ते हैं और हम लोगों ने वो स्क्रीनिंग फेस किया।
तो इस चीज पर कानून को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। बच्चों ने अप्लाई कर दिया, अपना बायोडाटा दे दिया, तो आप पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन के लिए क्यों बुलाते? इंस्ट्रक्शन के लिए आप बुलाते ही है, इसका मतलब आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो दैट हैज टू बी डील्ड विद लिटिल स्ट्रांगली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉन एडेड सरकारी प्राइवेट स्कूल्स में 25% रिजर्व कर दिया गया डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। जो भी आपके हमारे बगल में जो भी मिशनरी स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्या 25% ऐसे बच्चों का दाखिला होता है जिसका प्रोविजन एक्ट में किया हुआ है? डिसएडवांटेज मींस गरीब बच्चे, दलित बच्चे, आदिवासी बच्चे, माइनॉरिटीज के बच्चे, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे, पुअर फैमिलीज के बच्चे अक्रॉस द कास्ट लाइन जो डिस्प्लेस हो जाते हैं टेम्परेरी रिप्लेसमेंट के कारण। मान लीजिए कि यहाँ से मजदूरी करने के लोग दिल्ली और अपने बच्चों को साथ लेते हैं, तो क्या उन स्कूल्स में 25% बच्चों का, इस तरह के बच्चों का एडमिशन होता है? जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, क्योंकि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, आप मुझे करने के लिए कहेंगे तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनके लिए बहुत आसान है कि आप आरटीआई के जरिए पूछिए कि आप खाना सेशन में किन किन बच्चों का 25% रिजर्वेशन कैटेगरी में एडमिशन लिया है, उसका लिस्ट नहीं होता। कई सारे फैक्टर्स हैं कि सिर्फ एडमिशन लेना और फी माफ हो जाना और ट्यूशन फी माफ करेगा, बाकी फी माफ नहीं करेगा। आपके यूनिफॉर्म्स चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, आपको डेवलपमेंट फी है, कंप्यूटर फी है, स्मार्ट क्लास फी है, तभी बच्चे को। तो या तो इस एक्ट के प्रोविजन को लागू करने के लिए जो और दूसरे उपाय करने की जरूरत है उसको आप करिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए, मजाक बना कर बनते रहेंगे। अगला पॉइंट है कि मैंने कहा PTR, प्यूपिल टीचर्स रेशियो, 30:1। आपके गांव में स्कूल होगा, आप पता कर लीजिए कि रजिस्टर्ड के थ्रू पता करिए कि कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं और कितने टीचर्स हैं। क्या 30:1 का रेशियो है? अगर नहीं है तो आप एक्ट का हवाला देखिए, जो एजुकेशन ऑफिसर से लेकर बोर्ड से लेकर बिहार सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री से तो आपको थोड़ी एक्टिविज्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये राइट है। और बिना रोए बच्चे को तो मानी दूर नहीं कराती है, तो आपके राइट्स आपको मिल जाएंगे बिना आपकी कोशिश के। ये बहुत मुश्किल और ज्यादा दिन नहीं, 5-7 साल। अब मैं, और ये हर आदमी का ड्यूटी है, जिसके गांव में स्कूल है आप स्कूल के हेडमास्टर से मांगे कि आज के दिन में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक कितने बच्चे हैं, और तब आप पूछिए कि कितने टीचर हैं। अगर टीचर 30:1 के रेशियो में नहीं है तो आप लिखना पढ़ी शुरू कीजिए, नहीं पूछ रहे सोशल मीडिया पे लिखिए, फेसबुक पे पोस्ट डालिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए, फेसबुक पे सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन को टैग करके आप लिख दीजिए। तो आज अपनी बात बड़े बड़े जगहों पर पहुंचाने का बहुत सारा रास्ता है। अब एक और इम्पोर्टेंट इशू है कि आर्टिकल 51A के बोलता है, जो इंसर्ट जो बदला गया, इंसर्ट किया गया है, सॉरी 51A नहीं 51A के ये बोलता है कि पेरेंट्स और गार्जियंस, पेरेंट या गार्जियन बच्चों के लिए वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे जिससे बच्चे स्कूल जा सके। यहाँ पे सरकार अपनी जिम्मेदारी गार्जियंस पे शिफ्ट कर रही है। आप सोच के देखिए कि कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहता है। वो तो अपना कलेजा बेच के भी बच्चों को तालीम देना चाहता है, लेकिन अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है,
इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस की फैक्टर की वजह से, तो क्या माँ बाप के चाह लेने से उसको चला जाएगा? तो इस आर्टिकल में मुझे ये ऑब्जेक्शन है कि आप ओनस ट्रांसफर कर दिए हैं पेरेंट्स पे, तो फिर वे पेरेंट्स जो माशी बदहाली की वजह से अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, उनकी माशी बदहाली को दूर करने के लिए आपने क्या इंस्टीट्यूशनलाइज किया? 5 केजी अनाज इसका टैली पर 5 केजी अनाज से नहीं होगा। आप उसको एक रिकरिंग इनकम चाहिए, उसकी अर्निंग कैपेबिलिटी आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। तो ये एजुकेशन ये एक बड़ा ऑब्जेक्शनबल मामला है मुझे लगता है। और आप जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक टर्म, आप एक छोटा सा वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं, छोटू। वो छोटू चाय की दुकान पे आपको मिल जाएगा, वो छोटू आपको किसी ढाबे में मिल जाएगा, वो छोटू आपको किसी होटल में मिल जाएगा, वो छोटू आपको किसी गैरेज में मिल जाएगा, किसी वर्कशॉप में मिल जाएगा। वो छोटू की कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है, वो बेचारा है, बेसहारा है, मारा हुआ है। और जब वो चाय की दुकान में है, गैरेज में है, टपरी में है, जिसका मतलब वो स्कूल नहीं जा रहा। तो छोटू का चाय की दुकान में होना, गैरेज में होना, होटल में होना इस एक्ट का मुखौल उड़ाता है, इस एक्ट के मुंह पे तमाचा मारता है। तो जिस दिन ये छोटू गायब हो जाएंगे उन तमाम जगहों से, तब हम मान लेंगे कि ये एक्ट हकीकी तौर पे जमीन पे उतर चुका है और लोग इससे फायदा ले रहे हैं। आपने मेरी बात बहुत पेशेंस के साथ सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।